Welcome class 8th in today's SST class. Students, from today we are going to start our geography chapter 5th. Chapter 5 आज हम start करेंगे and the name of the chapter is agriculture, farming and its types. Students, in this chapter we will know about agriculture. हम जानेंगे कि agriculture क्या है, what are the main types of agriculture and importance of agriculture and other relevant topics. So, before we start the chapter, some new key terms are given here in your book. We will discuss all key terms first because they will help us to understand the whole chapter. Okay, so let's start. First key term is agriculture. Very important word is एग्रीकल्चर. पूरा हमारा चैप्टर ही इस पर बेस्ड है. एग्रीकल्चर मीन्स द साइंस रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल एंड रेजिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक. एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा साइंस है जो कि सॉइल में कल्टीवेशन करने के काम आती है. ठीक है, सॉइल में किस तरह से हम कल्टीवेशन करते हैं, कैसे हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा मेथड, ये पूरा जो एक टेक्निक होती है, इसको एग्रीकल्चर कहा जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज क्रॉप्स. प्लांट्स प्रोडक्ट्स दैट कैन बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड एक्सटेंसिवली. क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं, जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं सॉइल में. यानी फार्मिंग के प्रोसेस के थ्रू जो सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो सब कुछ क्रॉप्स कहलाती हैं. ठीक है, तो कई तरह के फूड क्रॉप्स होते हैं, जैसे फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, है ना, जो फूड क्रॉप्स में हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, जैसे हमारे वीट, बार्ले जैसी चीज़ें. इनके अलावा फॉडर क्रॉप्स भी होते हैं जिनको हम लोग एनिमल्स के, जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर एनिमल रियरिंग मेन ऑक्यूपेशन होता है, वहाँ पर फॉडर क्रॉप्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं. इनके अलावा कुछ बड़े क्रॉप्स भी होते हैं जो कमर्शियली भी ग्रोथ करे जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना. तो ये सब कुछ क्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट इज ई स्टेट. ई स्टेट मीन्स एन एरिया ऑफ लैंड इन विच प्लांटेशन क्रॉप्स आर ग्रोन. ई स्टेट क्या होता है? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा लैंड जहाँ पर प्लांटेशन वाले क्रॉप्स को ग्रो किया जाए. प्लांटेशन वाले क्रॉप्स का मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनका प्लांटेशन किया जाता है, लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर केन, है ना. तो इनके क्या होते हैं, इनकी जो भी प्रोडक्शन का सिस्टम होता है, इसको हम लोग प्लांटेशन कहते हैं. ठीक है, तो जिन भी लैंड्स में प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनको ई स्टेट कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल मिक्सचर यूज्ड टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल. फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र इज़ लाइक मैन्योर. जो खाद हम लोग गांव में, अगर हमने देखा होगा विलेजेस में फार्मिंग के दौरान खाद यूज़ किया जाता है, उसी तरह फर्टिलाइज़र होता है, पर ये नेचुरल नहीं होता, ये केमिकल मिक्सचर होता है एक तरह के, जिसमें मिक्स्ड होते हैं कई तरह के केमिकल्स जो कि हमारे सॉइल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिनसे हमारा प्रोडक्शन और ज़्यादा अच्छा हो पाता है ना. तो ये फर्टिलाइज़र्स केमिकल मिक्सचर होते हैं जिनको सॉइल में यूज़ करके हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा पाते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉडर. फूड फॉर कैटल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो पहले भी डिस्कस किया कि फॉडर क्या होते हैं. फॉडर ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि उनकी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, उनके लिए फूड अवेलेबल कराया जा सके. ठीक है, जिसे हम चारा कहते हैं. फॉडर मीन्स चारा. नेक्स्ट, नोमैड्स. पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर्स. नोमैड क्या होते हैं? नोमैड ऐसे पीपल्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास परमानेंट हाउस नहीं होता है, उनका कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, और दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो एक प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ मूव करते रहते हैं ऐसे लैंड की तलाश में जहाँ पर वो फार्मिंग कर सके, क्योंकि उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट तो होता नहीं है, तो वो किसी एक फिक्स्ड लैंड पर फार्मिंग नहीं कर पाते, बस वो मूव करते रहते हैं, और जहाँ पर भी उनको कोई भी ऐसा लैंड मिल जाता है जहाँ पर वो फार्मिंग कर सकते हैं, वो वहाँ पर करते हैं. देन कई बार लगातार बार बार जब हम एक ही लैंड में एक ही टाइप के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस लैंड के सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उनका प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है.
इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि वो फिर उस प्लेस को, वो लोग उस प्लेस को छोड़ के अदर प्लेस की तलाश में, अदर प्लेस के सर्च में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनका परमानेंट कोई भी फार्म नहीं है, लैंड नहीं है, फील्ड नहीं है फार्मिंग के लिए, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर केवल और केवल लैंड की तलाश में घूमते रहते हैं और फूड की तलाश में भी घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को नोमैड्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ पेस्टिसाइड्स, एजेंट्स यूज टू डिस्ट्रॉय पेस्ट इन द क्रॉप्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? हमारे जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं फील्ड्स में, उसमें कई बार कुछ बीमारी हो जाती हैं। जैसे ह्यूमंस में कुछ डिजीज़ेस होते हैं, वैसे प्लांट्स में भी कुछ बीमारियां होती हैं। इनके अलावा अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, जो कीड़े होते हैं, वो भी हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं। तो उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, क्रॉप्स में छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है एक केमिकल का। ठीक है, जो जिससे हमारे क्रॉप्स प्रोटेक्टेड रहते हैं किसी भी तरह के पेस्ट से, किसी भी तरह के डिजीज़ेस से। ठीक है, तो ऐसे केमिकल को, ऐसे एजेंट्स को पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ a large ranches. Ranches means a large farm for raising horses, cattle और sheep. ranches क्या होता है? ranches एक ऐसा फार्म होता है, एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पर हॉर्सेस को, कैटल को, शीप को और इस तरह के गोट्स को, काउस को, इस तरह के कुछ भी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जिनको मतलब जिन जगहों पर कैटल रियरिंग या एनिमल रियरिंग मेन ऑक्यूपेशन होता है, वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेस जहाँ ये सारे एनिमल्स रखे जाते हैं, उनको रांचेस कहा जाता है। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन द चैप्टर। अब चैप्टर में हम देखते हैं, तो चैप्टर में हम समझते हैं कि ये चैप्टर हमारा जो है, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर एंशियंट टाइम से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है ह्यूमंस के लिए, है ना। एंशियंट टाइम में भी हमने जब अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है, अगर याद होगा क्लास 6 में, तो हमने पढ़ा कि वहाँ पर भी फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन था और फार्मिंग के थ्रू ही हर तरह से फूड अवेलेबल कराया जा रहा था, है ना। तो एग्रीकल्चर एंशियंट टाइम से इम्पोर्टेंट रहा है और प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री और दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी। हम सभी लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पर ही। एग्रीकल्चर वर्ड जो बना हुआ है, ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। जो दो वर्ड्स हैं वो हैं एगर और कल्चरा। एगर मीन्स फील्ड, ऐसा चीज़ जो कि फील्ड में किया जा रहा है, और कल्चरा का मतलब होता है कल्चर और टू कल्टीवेट, किसी भी चीज़ को कल्टीवेट करना, है ना। तो किसी फील्ड में कुछ कल्टीवेट हम कर रहे हैं, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए तो किसी भी तरह के क्रॉप्स को ग्रो करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही मिलने वाली चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली तभी ग्रोथ कर पाती है जब वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा हो, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा हो, साथ ही साथ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रहा हो। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो एग्रीकल्चर से ही आते हैं। इसका मतलब कि एग्रीकल्चर अगर ग्रोथ करेगा तभी हमारा इंडस्ट्रीज़ भी ग्रोथ कर पाएंगे, और तभी दोनों मिलकर किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई कर सकते हैं, ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं ना। तो इसलिए एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के लिए, अदर कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एग्रीकल्चर में हम क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर मोर देन 50%, या फिर हम कहते हैं ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। ठीक है, 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आज भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन है हमारे कंट्री इंडिया का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम हमारे कंट्री की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर किसी ख़ास तरह के क्रॉप्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे, पार्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पर एक दूसरे स्पेसिफिक टाइप का
क्रॉप ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो पाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं हमारे पास, ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पर किसी भी तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो हमको समझना होगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन पे किसी भी तरह से असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट का रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जगह के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर। क्योंकि अगर पता होगा तो हम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बिकॉज यू ऑल बिलोंग्स फ्रॉम रूरल एरियाज़ मोस्टली, तो पता होगा कि फार्मिंग के टाइम पर डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है ना। कुछ ऐसे क्रॉप्स हमारे पास होते हैं लाइक चावल को, धान की खेती का अगर देखते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ क्रॉप्स को, गेहूँ जैसी चीज़ों को, वीट्स को लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है फॉर ग्रोथ, है ना। तो इसका मतलब हर तरह के जो भी हमारे पास क्रॉप्स हैं उनकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उनको अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होता है वहाँ पर ये कुछ खास तरह के क्रॉप्स अधिक अमाउंट में पाए जाएंगे, है ना, प्रोड्यूस हो पाएंगे। और ऐसे प्लेसेस जहाँ पर अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिल पा रहे हैं, इनके लिए सूटेबल क्लाइमेट नहीं मिल पा रहा है, तो वो वहाँ पर उस तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि किसी पार्ट में किसी पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और कुछ खास तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लाइमेट हमारे एग्रीकल्चर पर इन्फ्लुएंस डालता है। नेक्स्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इन एग्रीकल्चर इज़ रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? रिलीफ फीचर्स मीन्स हमारे फिज़िकल फीचर्स। हम सबको पता है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप के फिज़िकल फीचर्स मिलते हैं। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं, कुछ हिली एरियाज़ भी हैं, हमारे पास डेजर्ट भी है ना। तो इस तरह से हमारे पास रिलीफ फीचर्स बहुत अलग अलग तरह के हैं, फिज़िकल फीचर्स बहुत अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, वो लैंड जहाँ पर फार्मिंग की जाती है, क्रॉपिंग की जाती है, उस लैंड को अरेबल लैंड कहा जाता है। और हमारे जो लो लाइंग लैंड एरियाज़ हैं जैसे प्लेन्स, जो कि हमारे रिवर्स के अलॉन्ग होते हैं, वैलीज़ और डेल्टास, ये मोस्ट सूटेबल होते हैं कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं, रिवर के पास के एरियाज़, डेल्टाइक एरियाज़ और प्लेन्स, जहाँ से डिफरेंट टाइप के रिवर्स जाती हैं। और हम लोगों ने पहले भी चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है कि रिवर्स ऐसी चीज़, मतलब रिवर्स क्या है, एक तरह से वाटर का तो सोर्स है ही, साथ में रिवर्स अपने साथ ड्रेन आउट करा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को भी ड्रेन आउट करा के लाते हैं, जिनकी वजह से रिवर्स के आसपास का एरिया जो होता है वो बहुत फर्टाइल हो जाता है, वो सॉइल की क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है ना। तो जब सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलीफ फीचर यानी प्लेन्स जो हमारा है, जो प्लेन लैंड फॉर्म है, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्शन हो पाता है। जबकि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर रिवर्स नहीं है, जहाँ पर किसी तरह के इस तरह का कोई भी नेचुरल प्रोसेस भी नहीं हो रहा है, रिलीफ फीचर्स कुछ ऐसे हैं जो फेवरेबल ही नहीं है। जैसे माउंटेन्स में ऊंचा नीचा होता है, ऊबड़ खाबड़ है और सब रॉक से बना हुआ है। डेज़र्ट जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रेत है, सैंड है। तो इस तरह से ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से, रिलीफ फीचर भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम पाते हैं कि कहीं पर किसी भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा और कहीं पर कम होता है। ठीक है, इसके अलावा लैंड फॉर्म्स की वजह से, रिलीफ फीचर्स की वजह से ही वहाँ पर बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं। अगर रिलीफ फीचर्स सूटेबल नहीं है, लैंड फॉर्म सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से फार्मिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि फार्मिंग के लिए भी बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है ना। तो आसानी से ये काम नहीं हो पाएगा, और जो हमारे पास मटेरियल तैयार हो जाएगा, जो प्रोडक्शन हो गया होगा, उसको मार्केट तक भी हम नहीं लेके जा सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा रिलीफ फीचर, अच्छी तरह की अवेलेबिलिटी जिन जगहों पर रहती है, जिन रिलीफ फीचर्स में रहती है, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से हम क्रॉप्स का के प्रोडक्शन को पाते हैं कि कहीं ज़्यादा और कहीं पर कम है, वो है सॉइल। हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉइल्स होते हैं और हर तरह के सॉइल में कुछ खास तरह के केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। हर जो सॉइल होती है ना, वो उसमें अलग अलग तरह के कंपोजिशंस होते हैं, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में, एक फिक्स प्रपोर्शन में, अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉइल जिन जगहों पर अवेलेबल होंगे वही हमारे प्लांट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे ना। तो सब जगह पर तो एक जैसे सॉइल नहीं पाए जाते हैं। कुछ जगहों पर हमने देखा रॉक्स ज़्यादा होते हैं माउंटेनियस एरियाज़ में, कुछ जगह की सॉइल बहुत सैंडी होती है, कुछ जगह की सॉइल बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली होगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है सॉइल पर कि वहाँ पर किस तरह से क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा और कितना ज़्यादा या कितना कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस ग्रोज इन क्लेई सॉइल, एलुवियल सॉइल, वाइल ब्लैक लावा इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। हर तरह के क्रॉप्स के लिए अलग अलग तरह के केमिकल कंपोजिशन की ज़रूरत होती है और अलग अलग तरह के केमिकल कंपोजिशन अलग अलग तरह के सॉइल्स में पाई जाती हैं। तो हर क्रॉप के लिए सूटेबल सॉइल जहाँ पर पाई जाएगी वो क्रॉप वहीं पर पाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि कहीं पर किसी तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और कहीं पर कुछ दूसरे तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाता है ना। तो उन वहाँ की सॉइल की क्वालिटी और सॉइल के केमिकल कंपोजिशन का ही रिज़ल्ट ये होता है कि इस तरह से हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। लास्ट फैक्टर इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है कि उस जगह पर जहाँ की भी प्रोडक्शन को हम देख रहे हैं वहाँ पर किस तरह का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है ना। सोसाइटी की कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो क्योंकि जिन जगहों पर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी वहीं पर एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना एग्रीकल्चरल वर्क में। तो अगर वो वहाँ अवेलेबल है तो वहाँ पर फार्मिंग अच्छी हो पाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि कहीं पर ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है और कहीं पर कम अमाउंट में, तो इसका मतलब है कि जहाँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर अवेलेबिलिटी है ज़्यादा अच्छे लेबर्स की, कैपिटल की, मार्केट की, कमोडिटीज़ के लिए, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लेवल ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें जिन जगह पर पाई जाएंगी वहाँ पर अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, है ना। और जिन जगहों पर नहीं अच्छा पाया जाएगा वहाँ पर प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है या फार्मिंग है वो अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ भी। क्लियर। तो आज अभी जो हम लोगों ने समझा हमने कि किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स किसी भी प्लेस के में एग्रीकल्चर पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है, प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल topics that we have discussed in today's class. Okay students, in homework you have to write all key terms, learn and write all key terms in your homework and submit it in your Google Classroom. Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.